हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इकोलॉजी यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के साथ। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सिंबलाइज करता हुआ, और डाइवर्सिटी मतलब उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनके अंदर जो भी विभिन्नता पाई जाती है। बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड कंजर्वेशन, तो सिंस यहाँ पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो उसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनेशन और इस टर्म को किसने दिया था। द टर्म बायोडाइवर्सिटी, दिस वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज रोजन। इन्होंने कॉइन किया था इस टर्म को, और एडवर्ड विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। इसकी डिफिनेशन कहती है, बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से बन करके आगे जा करके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फर्दर एक ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर लेवल पे जो हम देखेंगे वो बेसिक लेवल होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और उसके बाद जब हमने इकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, तो हमने देखा था सबसे पहले इंडिविजुअल के बारे में। कुछ इंडिविजुअल्स जब सेम स्पीशीज के एक साथ होते हैं तो उनको पॉपुलेशन कहते हैं, और अलग अलग पॉपुलेशंस मिलकर के एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। और उसके बाद कुछ कम्युनिटीज मिलकर के बायोम बनाती हैं। इतनी चीजें हमने देखी थी। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन यही कहती है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जो डिफरेंसेस है, फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स, इतना तक हमको देखना है। इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर देखेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, फिर देखना है हमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर लॉस, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जब हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 लेवल्स आते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ। जब किसी सिंगल स्पीशीज के डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, उसको हम कहेंगे जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज इज नोन एज जेनेटिक लेवल। एग्जाम्पल के तौर पे हिमालय पे पाया जाता है राउवोल्फिया वोमेटोरिया। ये जेनेटिक वेरिएशन दिखाती है इसकी पोटेंशियल में। इसके अंदर एक केमिकल रेजरपाइन नाम का स्टोर्ड होता है। अगर हिमालयन रीजन के नीचे वाले पार्ट में हम देखें, तो वहां पर रेजरपाइन का कंटेंट कम होता है, और जितनी जितनी ऊंचाई आगे बढ़ती है, जितनी ऊंचाई ज्यादा होती है, जितना ऊपर पाया जाएगा राउवोल्फिया वोमेटोरिया, उस प्लांट में रेजरपाइन का कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये एक सिंगल स्पीशी के द्वारा दिखाया गया डाइवर्सिटी है, जिसको हम जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब अगर हम देखें तो इंडिया में राइस के लगभग 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स हैं, मैंगो के 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं। इसके साथ ही स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो ये होता है स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी। जैसे कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है इधर वेस्टर्न, क्योंकि नॉर्मली मैप पे आप इधर नॉर्थ दिखाते हैं, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इधर हमारा वेस्टर्न घाट आता है, इधर हिमालयन रीजन है, इधर पे ईस्टर्न घाट्स आता है, और यहाँ पर हिंदू कुश है। तो जो एम्फीबियन की स्पीशीज है वो कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ज्यादा पाई जाती है। अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तब कहेंगे जब हम इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी देखेंगे। एग्जाम्पल, इंडिया में डेजर्ट पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरी एंड एल्पाइन मीडो, सब कुछ मिलता है इंडिया में। तो इंडिया में इकोसिस्टम लेवल पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा मानी जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर काउंट करने की बात करें, स्पीशीज पे टोटल, लाइक अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं टोटल, इसको जिसको हम कहेंगे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में बताती है। तो आईयूसीएन कहती है
कि अभी तक स्पीशीज 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब कर दी गई हैं, ढूंढी जा चुकी हैं। रॉबर्ट मे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हम सारी स्पीशीज को ढूंढ नहीं पाए हैं, तो अर्थ पे लगभग 7 मिलियन स्पीशीज हैं, जिसमें से सिर्फ 22% हम अभी तक ढूंढ पाए हैं, यानी कि सिर्फ 1.5 मिलियन हम अभी तक ढूंढ पाए हैं 7 मिलियन में से। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज में एनिमल्स ज़्यादा हैं और प्लांट्स कम। एनिमल 70% है और प्लांट्स लगभग, इन टोटल अगर फंजाई को भी हम प्लांट्स में ही कंसिडर करते हैं, वो कुल मिलाकर के 22% आता है। एनिमल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्पीशीज होता है इंसेक्ट का, लगभग 70% इंसेक्ट्स है। तो अगर हम इस डेटा को देखें, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का 70% एनिमल है और एनिमल का 70% इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट का अगर हम परसेंटेज निकालें तो लगभग 50% के अराउंड इंसेक्ट आएगा। तो जब ढूंढा जाता है स्पीशीज के बारे में किसी भी नई जगह पर, तो इंसेक्ट की स्पीशीज को फाइंड आउट करके हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को भी पता लगाते हैं। इसमें अगर हम बात करें टोटल अगर एनिमल्स कितने हैं, अगर 10 एनिमल्स इन टोटल हैं तो उसका 70% इंसेक्ट होगा, मतलब 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट होगा। अब अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई स्पीशीज अगर कंबाइन कर दें टोटल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन सब को कंबाइन करने के बाद भी फंजाई की स्पीशीज इन सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इस डेटा को हमको याद रखना है। टोटल इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा तो इंसेक्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्क और क्रस्टेशियंस। इसको याद रखने के लिए आप सबसे पहले इसे याद कर सकते हैं, इंसेक्ट्स, देन अदर एनिमल ग्रुप्स, देन मोलस्क्स एंड देन क्रस्टेशियंस। ये वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा फिशेज हैं, फिर हमारे पास बर्ड्स हैं, देन रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर फंजाई सबसे ज्यादा है, फिर एंजियोस्पर्म्स, एल्गे, देन मॉसेस, देन फर्न्स एंड देन लाइकेन्स। ठीक है। अगर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात इंडिया में की जाए तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% एरिया है लैंड का, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1% है। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, इंडिया काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी से। इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। पूरे वर्ल्ड में टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, जिसमें से एक इंडिया भी आता है हमारा। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैं और उससे लगभग दुगने एनिमल्स की स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट को अगर लगाया जाए, उसको अप्लाई किया जाए, तो इंडिया में मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज हैं और लगभग 3 लाख एनिमल स्पीशीज हैं। और हमें पता सिर्फ 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट और 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल के बारे में है। अगर यहाँ पर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की बात करें तो बायोलॉजिस्ट इसके बारे में इतना श्योर नहीं है, क्योंकि इनको काउंट कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो सूटेबल नहीं है माइक्रोबियल स्पीशीज को काउंट करने के लिए। साथ ही साथ लैब में बहुत सारे स्पीशीज को कल्चर नहीं किया जा सकता है, तो इनकी काउंटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, इनके बारे में कोई भी डेटा ऐसा नहीं दिया गया है। अगर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि कहाँ पर कितना बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा इधर इक्वेटर के पास होता है। इंडिया इक्वेटर से काफ़ी पास में है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में आती है, तो अब इंडिया की भी बात करेंगे। अब ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में कम होता जाता है, सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इस तरफ चाहे इस तरफ, वो कम होता जाता है। जो ट्रॉपिक्स हैं हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज हैं टेम्परेट या पोलर एरिया के कंपैरेटिवली, सबसे ज़्यादा स्पीशीज यहीं पर पाए जाते हैं। अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की बात करें तो जो बर्ड स्पीशीज है नियर इक्वेटर कोलंबिया में लगभग 1400 स्पीशीज वहाँ पाई जाती हैं। इंडिया में 1200 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं बर्ड्स की। न्यूयॉर्क में 105 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं बर्ड्स की, और ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज से भी ज़्यादा पाई जाती हैं बर्ड्स की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर वैस्कुलर प्लांट लगभग 10 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन। यहाँ पर देखो,
अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 40,000 प्लांट स्पीशीज से भी ज़्यादा हैं, 3,000 फिशेस से भी ज़्यादा उनकी स्पीशीज हैं, बर्ड की स्पीशीज लगभग 1300 हैं, मैमल्स की स्पीशीज लगभग 427 एम्फीबियंस की भी स्पीशीज, 378 रेप्टाइल्स की स्पीशीज और इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज इन लगभग 1,25,000 से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट का, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी स्पीशीज डाइवर्सिटी को आपको याद रखना है। इसके अलावा ट्रॉपिक्स में जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि स्पीशीज रिचनेस, ऐसा क्यों है ये जानते हैं। क्योंकि ट्रॉपिक्स के पास इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा था। यहाँ का एनवायरनमेंट मोर कांस्टेंट है, मतलब लेस सीजनल। यहाँ पर काफी प्रिडिक्टेबल सीजन्स होते हैं ना, लाइक पता होता है कि इस टाइम पे ये सीजन होने वाला है। यहाँ पर सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इसके बाद आता है हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। एक साइंटिस्ट थे हम्बोल्ट नाम के, इन्होंने कहा कि किसी भी रीजन में अगर स्पीशीज रिचनेस बढ़ रहा है एक्सप्लोर्ड एरिया के साथ, लेकिन एक लिमिट तक ही वो बढ़ सकता है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को दिखाने के लिए उन्होंने एक ग्राफ का यूज किया था। ये ग्राफ ऐसे बन करके आता है, स्पीशीज रिचनेस एरिया। इन्होंने कहा कि एक लेवल तक तो ये बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, एस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड, जहाँ पे एस जो था स्पीशीज रिचनेस को दर्शाता था, सी जो है इसका वाई इंटरसेप्ट है, ए एरिया होता है, जेड जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। तो जब एक लॉग स्केल पे हम लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन करना या स्ट्रेट लाइन को समझ पाना ज़्यादा आसान है, इसीलिए हम इसको लॉगरिथमिक स्केल पे लेते हैं, तब एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है। तो उसके बाद अगर हम इसको ही एस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड करें, इसको अगर हम लॉग स्केल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी। ये इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, और ये जो पावर है ये इसका प्रीफिक्स हो जाएगा जेड लॉग ए। ठीक है। स्मॉलर एरियाज के लिए जेड का वैल्यू फिक्स होता है 0.1 से 0.2 तक। अगर लार्जर एरियाज की बात करें तो ये 6 टाइम हो जाएगा, 0.1 से 0.6 हो जाएगा और 0.2 से 1.2 हो जाएगा। ठीक है। अगर फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो वहां पर जेड की वैल्यू 1.15 आएगी। अब देखते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। डेविड टिलमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि plots with more species show less year to year variation in total biomass। मतलब जहां पे स्पीशीज ज्यादा होगा वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। अगर इकोसिस्टम लाइक हमारा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इकोसिस्टम हेल्थ ज्यादा होगा, ह्यूमन रेस का सर्वाइवल वहां पर ज्यादा पॉसिबल होगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए पॉल एरलिंग नाम के, इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने बोला कि ये एक एनालॉजी है, ये समझने के लिए कि बायोडायवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लो, एक पूरा का पूरा एरोप्लेन है, ये हमारा इकोसिस्टम है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इकोसिस्टम के अलग अलग स्पीशीज को दर्शाते हैं। ठीक है। इसमें और हर पार्ट का अलग अलग रिवेट है। रिवेट का मतलब अगर रिवेट हटता जाता है मतलब उस स्पीशी का एक्सटेंशन होता जाता है। अगर तुम एरोप्लेन के किसी भी पार्ट का एक रिवेट निकाल करके फेंक दो, रिवेट का मतलब तुम स्क्रू समझ लो, एक स्क्रू निकाल करके अगर हटा दो मतलब किसी भी पार्ट का, किसी भी उसके पार्ट का रिवेट निकल जा रहा है, मतलब हमारे इकोसिस्टम का कोई एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, चला जा रहा है। तो कुछ स्पीशी के जाने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसके विंग्स का कोई रिवेट निकाल करके हम फेंकते हैं तो एरोप्लेन फिर नहीं उड़ पाएगा। तो यहाँ पर ये वही कहते हैं कि जो विंग्स है उसको इन्होंने की स्पीशीज कहा है। तो अगर इकोसिस्टम के की स्पीशी के साथ कुछ छेड़खानी होती है, अगर वो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच जाता है तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। जितने ज्यादा रिवेट्स रिमूव करते किए जाएंगे प्लेन उतना वीक होता जाएगा। की स्पीशीज को अगर हटा दिया जाए तो काफी डेंजरस हो सकता है फ्लाइट सेफ्टी के लिए, यानी हमारे इकोसिस्टम की सेफ्टी के लिए। कुछ रिवेट्स की लॉस से या सीट्स या विंडो के लॉस के रिवेट के लॉस के मुकाबले अगर विंग्स के रिवेट लॉस होते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होगा। यानी कि नॉर्मल किसी और स्पीशीज की लॉस के कंपैरेटिवली जो की स्पीशीज है उसका लॉस हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
इसके बाद अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो IUCN एक रेड लिस्ट देती है। 2004 की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे और 87 प्लांट्स थे, वो पिछले 500 साल में एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम्पल, डोडो जो मॉरिशस का है, क्वैगा जो अफ्रीका का है, थाइलेसीन जो ऑस्ट्रेलिया का है, स्टेलर सीकाउ जो रशिया का है, और 3 सब स्पीशीज टाइगर के, बाली, जवान और कैस्पियन, ये तीनों भी एक्सटिंक्ट हो गए। पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। लगभग 15,500 स्पीशीज अभी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे चल रहे हैं। Current species extinction rate is 100 to 1000 times faster than the pre-human times. Humans के आने के बाद से 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट हो गया है स्पीशीज का एक्सटिंक्शन। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 100 सालों में अर्थ में से सारे ही स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिलहाल 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस और 31% जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो अभी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा, इन्वायरमेंटल प्रीटर्बेशन मतलब इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होंगी, जैसे कि सूखा हो सकता है, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, इन सब में फर्क पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इविल क्वार्टेट। 4 वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और चौथा है को एक्सटिंक्शन। इन चारों ही टॉपिक्स को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका इम्पैक्ट कैसे है हमारे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं इविल क्वार्टेट में से हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग 14 to 6% लॉस हो चुका है। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स। आवर्स के अंदर इतने सारे एरिया इसके गायब होते जा रहे हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है सोयाबीन्स को कल्टीवेट करने के लिए, साथ ही साथ ग्रास लैंड्स, कैटल के लिए ग्रास लैंड्स को कल्टीवेट करने के लिए। फ्रैगमेंटेशन से एनिमल्स को बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ता है और माइग्रेटरी एनिमल्स को भी फर्क पड़ता है। दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। स्टेलर सी काउ ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया। पैसेंजर पिजन भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया। इसके बाद आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज जैसे कि एक नाइल पर्च नाम का फिश था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक में, जिसने लगभग 200 से भी ज्यादा स्पीशीज, सिक्लेड फिशेस की स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया था। एलियन स्पीशीज के आने से जो वहाँ के इंडिजिनस स्पीशीज होते हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए जगह पर उनके ओरिजिनल जो प्रेडेटर्स हैं वो मौजूद नहीं होते, उनको नहीं मारते, तो उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के इंडिजिनस स्पीशीज को बहुत हार्म पहुंचता है। एग्जाम्पल, कुछ इन्वेजिव वीड स्पीशीज हैं जैसे कि कैरेट ग्रास, लैंटाना, वाटर हाइसिंथ। लैंटाना है, यहाँ पे कैरेट ग्रास है और ये वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये सभी बाहर से लाए हुए स्पीशीज हैं, एलियन स्पीशीज हैं। इनके आने की वजह से जो वहाँ के इंडिजिनस स्पीशीज थी उनको बहुत ही खतरा हुआ और उनका उनके ग्रोथ में काफी डिक्लाइन आ गया या एक्सटिंक्शन की कगार पे वो पहुंच गए। इसके अलावा एलियन स्पीशीज के एग्जाम्पल में अफ्रीकन कैटफिश का एग्जाम्पल दिया जाता है जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस। एक्वाकल्चर में इनको लाया गया था जिसने इंडिजिनस कैटफिशेस को थ्रेट पहुंचाया। चौथा हमारे रीजन में आता है को एक्सटिंक्शन, साथ में एक्सटिंक्ट हो जाना। अगर दो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड है तो एक एक्सटिंक्ट होने के बाद दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक्ट। जैसे ये तो हमने पढ़ा हुआ था कि पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट आपस में काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाए तो वो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इन को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म होता था, जहाँ पे दोनों का को इवोल्यूशन होता था, वहाँ को इवोल्यूशन वाले केसेस में को एक्सटिंक्शन भी पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही एक का एक्सटिंक्शन होगा दूसरा उसके साथ ही रहेगा तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। हमको कंजर्वेशन क्यों करना है?
इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स और एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स पे। ह्यूमंस सबसे इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं नेचर से, जैसे कि फूड लेते हैं, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सब कुछ मिलता है हमको। हमारे पास 25% से भी जो ज़्यादा ड्रग्स जो ऑब्टेन किया जाता है वो प्लांट से मिलता है। लगभग 25,000 से ज़्यादा स्पीशीज प्लांट की मेडिसिनल हैं। इतने फायदे हैं हमारे पास जो कि हमको बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, जो कि हमको हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स में कहा जा सकता है कि हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज में इसका बहुत ज़्यादा ही रोल है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, ये 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर का देता है। पॉलिनेशन कराता है बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स और बैट्स के थ्रू। साथ ही साथ एस्थेटिक प्लेजर्स हैं। तीसरा है एथिकल आर्ग्यूमेंट। एथिकल आर्ग्यूमेंट में हम ये कह सकते हैं कि हर स्पीशी की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उनका केयर करें, ना कि उनको हानि पहुंचाएं। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं, ऑन साइट, ऑफ साइट। ऑन साइट मतलब इन सीटू, ऑफ साइट मतलब एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होगा, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन किया जाएगा विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें वो खुद पैदा होते हैं, जिसमें वो आते हैं, इन विच दे अकर। इट इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कल्चरल लैंडस्केप्स, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ जिसका प्राइवेट ओनरशिप होता है, कल्टिवेशन होता है, ग्रेजिंग होता है, ये सब बंद होता है। एग्जाम्पल, अरविकुलम नेशनल पार्क इन केरला। जो भी हमारे पास नेशनल पार्क हैं वो रिजर्व्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पे किसी का बाहर से आना, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, ये सब प्रोहाइबिटेड होता है। सैंक्चुरीज हैं, एक पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, ये भी केरला में है। यहाँ पे प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को मिलता है। हमारे नेशनल पार्क के अंदर पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे प्रेजेंट प्लांट्स, वहाँ पे प्रेजेंट एनिमल्स सब प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को मिलता है। सैंक्चुरी की अगर बात करें तो collection of timber, minor forest for a product and private ownership are allowed as long as they do not harm the animals। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ बाहर की एक्सटर्नल एक्टिविटीज अलाउड है एज फार एज वो एनिमल्स को हार्म ना करें। ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इसके बाद अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो जो एरिया है लैंड का या जो कोस्टल इकोसिस्टम है, वहां पर कंजर्वेशन किया जाता है फॉर सस्टेनेबल यूज। एग्जाम्पल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा हम सैक्रेड ग्रूव्स की बात करते हैं, जो पवित्र जंगल है, जहाँ पे कुछ ये फॉरेस्ट के वो फ्रैगमेंट्स हैं जिनको कुछ कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस एकदम ही मना है। एग्जाम्पल, खासी एंड जैंटिया हिल्स जो मेघालय में है, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। अब अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ साइट की बात करें तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन हम करते हैं उनको उनके हैबिटेट से बाहर निकाल करके। एग्जाम्पल के लिए जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स की बात कर सकते हैं हम। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जहां पर बाहर से लोगों का जाना भी अलाउड है। इसके अलावा जो हमारे पास बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, जो जीन बैंक्स हैं, जो क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, ये सभी ऑफ साइट या एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स में आते हैं। अब अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें, हॉटस्पॉट जहां पर उस एरिया को कहेंगे जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होगी, जहां पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ही ज्यादा होगा, जहाँ पे एंडेमिज्म बहुत ज्यादा होगा। एंडेमिज्म का मतलब एंडेमिक स्पीशीज का ज्यादा होना। एंडेमिक स्पीशीज मतलब किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पेसिफिक स्पीशीज, लेकिन वहाँ के जो मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज हैं वो यहाँ पर पाए जाएंगे, इनको हॉटस्पॉट्स कहेंगे। पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट हैं। इंडिया में लगभग 3 हॉटस्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन रीजन्स। सारे हॉटस्पॉट मिला करके लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीशीज इन्हीं जगहों पे पाई जाती है।
प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाय 30%, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर है, तो अगर हॉटस्पॉट को प्रिजर्व करें तो हम सबसे से ज़्यादा स्पीशीज़ को भी हम कंजर्व कर पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। इसमें बात की गई थी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और जो जेनेटिक रिसोर्सेस हमें इसमें मिलते हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में, उनकी बेनिफिट्स को शेयर करने के बारे में। 1992 में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे अर्थ समिट हुआ था। ये आपको ऐसे का ऐसा ही याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। दूसरा वर्ल्ड समिट जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पे। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। यहाँ इसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना। कहाँ से? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल से लेकर के बायोम लेवल तक। स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज का ज्यादा होना, जिस जगह पे बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी वो हॉटस्पॉट में आएगा। 2 हॉटस्पॉट आपको बताने हैं। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है। आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हमें हर साल रेड लिस्ट देता है, जिसमें हम लोग एक्सटिंक्ट एरिया, जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्ट होने के इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, उन सब के बारे में ये हमें एक लिस्ट देता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताना है। इसके बाद एक C2 कंजर्वेशन क्या होता है? एक C2 कंजर्वेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट से बाहर निकाल करके प्रिजर्व करने को हम एक C2 कंजर्वेशन कहते हैं। इंडेमिक स्पीशीज किसको कहते हैं? किसी एरिया में पाई जाने वाले स्पीशीज को इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन लिखना है, 2 सैक्रेड ग्रुप्स लिखने हैं। वेस्टर्न घाट का लिख दोगे। व्हाट इज रेड डेटा बुक, जिसमें हमें इंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इन सब के बारे में पता चले। अब आ जाते हैं कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बतानी है आपको सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। वेरियस कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस बताना है आपको। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? हॉटस्पॉट्स को प्रिजर्व करना, इन सीटू एक्स सीटू आप लिख दोगे इसमें। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज? ये एनिमल को उनके ही एरिया में प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? इसके एग्जांपल्स आपको देने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हमें हमारे स्पीशीज की डाइवर्सिटी को बचाने में मदद करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मदद करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में मदद करते हैं। इतनी सारी चीजें हम लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्शन बढ़ गया, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन था वो खराब हो गए स्पीशीज के सर्वाइव करने के लिए। तो इतनी चीजें हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पे। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? इसमें जो 3 हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो लिख देंगे हम। नैरोली यूटिलिटेरियन एरियाज, उसके बाद ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट्स, और एस्थेटिक प्लेजर्स के बारे में। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस? इसमें हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन लिख सकते हैं। इसमें हम हमारे जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, ये लिख सकते हैं। सजेस्ट सॉल्यूशंस टू मिनिमाइज इट। उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल। हमने इन तीनों को देखा था। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, इंडो गैंगेटिक प्लान्स, पंजाब प्लेन्स। तो इसमें से हमने ये देखा था कि हॉटस्पॉट कौन सा है। इसमें से हमारा वेस्टर्न घाट जो है वो हमारा हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज coined by, नहीं, लाइक टर्म तो दिया गया था हमारे पास। द टर्म वाज गिवन बाय रोजन, लेकिन ये जो टर्म था ये पॉपुलराइज किया गया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रोजन नहीं है, तो हम एडवर्ड विल्सन ही करेक्ट आंसर मानेंगे। The Red Data Book is published by IUCN.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एक्सी टू कंजर्वेशन। एक्सी टू में हमने देखा था जूलॉजिकल गार्डन्स के बारे में। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 34 है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया। इंडिया का इंडेंजर्ड स्पीशीज हाउस स्पैरो, इंडियन टाइगर, नील गाय, पीकॉक, ये तो सबको पता है, इंडियन टाइगर होगा। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द रेड लिस्ट इज, रेड लिस्ट बनाती है IUCN। इसके बाद हम देखते हैं सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन है ना, ऑर्गेनिज्म को उसको उसके ही हैबिटेट में हम कंजर्व कर रहे हैं, तो इन सीटू होगा। चिपको मूवमेंट वो स्टार्टेड टू कंजर्व। चिपको मूवमेंट हुआ था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इतनी चीजें थी हमारी इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।